हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्ट्रीट पर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 की हिंदी, विषय हिंदी, कक्षा 10, अध्याय 3, और इसका नाम है क्या लिखूं, और इसके लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। गद्यांश को पढ़ने से पहले एक बार इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। प्रश्न का पारंपरिक क्वेश्चन जो है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न का ये भी परंपरागत क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न का दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं। ये 3 प्रश्न हैं। इस गद्यांश को अच्छे से समझ करके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक बार हम इस पूरे गद्यांश को भी पढ़ लेते हैं। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समीस्थ लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। आइए अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले, दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी कहते हैं कि दूर के जो ढोल होते हैं वे सुहावने लगते हैं। उनकी ढोल की जो आवाज़ आती है वो सुहावनी लगती है। क्यों सुरीली और सुहावनी लगती है वो देखिए, क्योंकि उनकी जो कर्कशता है दूर तक नहीं पहुंचती। दूर तक उनकी जो कटु ध्वनि है वो दूर तक नहीं पहुंचती है। दूर तक उनकी सिर्फ वह ध्वनि, सुरीली ध्वनि पहुंचती है जो इंसान को सुनने के बाद सुकून देती है। तो इसलिए लेखक ये कह रहे हैं कि दूर के ढोल सुहावने होने पर भी सुहावने होते हैं। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फट रहे होते हैं, लेखक आगे कहते हैं कि जहां ढोल बज रहा होता है वहां लोगों के कान के पर्दे फट रहे होते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर और उसी समय दूर किसी नदी के किनारे संध्या के समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द, यानी शाम के समय ढोल की वही आवाज किसी व्यक्ति को उसकी मधुरता का संचार कर उसके हृदय को सुकून महसूस करा रही होती है। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। लेखक आगे कहता है कि वे व्यक्ति ढोल की उस सुरीली आवाज को सुनकर उसके मन में जो सबसे पहले विचार आते हैं वे ये आते हैं कि जरूर या अवश्य ही कहीं कोई विवाह हो रहा है। उसके दिमाग, उसके जो मस्तिष्क में जो कल्पना होती है वो कल्पना सिर्फ ये होती है कि ये जरूर कहीं विवाह हो रहा है, वहाँ ढोल बज रहा है और उसी ढोल के बजने की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँच रही है। क्योंकि वो आवाज़ दूर से आ रही है तो वो उसको सुरीली प्रतीत होती है। कोलाहल से पूर्ण घर के कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना भी वह अपने मन में कर लेता है। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति दूर बैठा हुआ ढोल की आवाज़ सुन रहा है वह शादी के
जो माहौल है उसकी कल्पना अपने मन के अंदर संजो लेता है। यानी वे सोचता है कि ज़रूर ये आवाज़ जो आ रही है वहाँ पर कोई नववधू होगी, दूल्हा होगा, वहाँ पर लोग होंगे, शोर नाच गाना हो रहा होगा, ठीक है नहीं। ऐसी कल्पना जो व्यक्ति ढोल की आवाज़ सुनता है वह व्यक्ति इस प्रकार की कल्पना कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं कि नववधू का जो प्यार होता है, उसकी जो खुशी होती है, उसका जो संकोच होता है, उसका जो संदेह होता है, वो जो संदेह होता है, और विषाद यानी दुख से युक्त उसका जो हृदय ढोल की कटु ध्वनि को भी शादी के माहौल में, विवाह के माहौल में मधुर बना देता है, क्योंकि उसके साथ आनंद का कलरव, उत्सव व प्रमोद और प्रेम का संगीत ये तीनों मिले रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नव वधू के मन में आनंद की जो बहार होती है, उत्सव यानी जो माहौल वहाँ बना हुआ है उसकी जो खुशी होती है, विशेष आमोद व प्रमोद यानी विशेष खुशी, और प्रेम का जो संगीत यानी उसके अपने पति के प्रति जो प्रेम होता है, ये तीनों ही अवस्थित रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता समस्त लोगों को कटु नहीं प्रतीत होती है। तभी तो उस ढोल की जो कटुता है वे लोगों को बुरी महसूस नहीं होती है और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। और वही कटुता जो जहाँ ढोल बज रहा है वहाँ के लोगों के लिए वे परेशानी का होती है। दूर अगर कोई व्यक्ति उस ढोल की आवाज़ को सुन रहा है तो उसके लिए वे अत्यंत मधुर बन जाती है। ठीक है, प्रश्न का गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश का जो पाठ है उसका नाम है क्या लिखूं। इसके लेखक का नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने इसकी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको बताई है, जिस तरीके से बताई है उसे और अच्छा करने का प्रयास करें। दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? दूर के ढोल सुहावने इसलिए होते हैं कि वो जहाँ बज रहे होते हैं वहाँ तो परेशानी का सबब होता है, लेकिन जितनी दूर जाते हैं तो उसकी आवाज़ जो है सुरीली होती चली जाती है, मधुर होती चली जाती है, इसलिए दूर के ढोल जो है वो सुहावने लगते हैं। आइए इस अध्याय के दूसरे गद्यांश को देखते हैं। इस आइए इस अध्याय के दूसरे गद्यांश को देखते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न का उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न ख रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न ग तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहता है। तो एक बार फिर से इसका पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। आइए अब इस गद्यांश की व्याख्या कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। यानी लेखक कहते हैं तरुण का मतलब होता है, तरुण का जो अर्थ है वो होता है नवयुवक, जवान। यानी जो नवयुवक संसार में संघर्ष नहीं किया है जिन्होंने, इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि जिन नवयुवकों ने संसार में कष्टों, समस्याओं और कठिनाइयों का सामना नहीं किया है,
उन्हें यह संसार बड़ा ही आकर्षक और सुंदर प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। आगे लेखक कहता है कि जिन लोगों ने अपनी बाल्यावस्था और अपनी जवानी को पार कर लिया है और वे बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अपना जो पुराना जीवन जो उन्होंने जिया है उसकी यादों को याद करके, उस अपने अतीत को याद करके वे सुख का अनुभव करते हैं। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं, यानी वे जब वृद्ध हो गए हैं तो वे अपने अतीत जो उनका बीता वो जो कल है उसे ही याद करते रहते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, यानी आगे लेखक कह रहा है कि जैसे तरुण जो है अपने उज्जवल भविष्य के स्वप्न देखते हैं, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत, ऐसे ही वृद्ध जो हैं अपने अतीत को याद करके खुश होते रहते हैं। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है और वर्तमान में दोनों ही असंतुष्ट हैं। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। नवयुवक जो हैं, चूंकि वे भविष्य के स्वप्न देख रहे हैं तो उस भविष्य में जो उन्हें प्राप्त करना है उसे जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं, और वृद्ध जो हैं उन्होंने अतीत में जो प्राप्त किया था, यानी जो उनका बीता हुआ कल जो उन्होंने प्राप्त किया था, वे उसे अब भी प्राप्त करना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि तरुण यानी नवयुवक जो क्रांति के यानी साहसी होते हैं और वे साहस के साथ अपने जीवन में संघर्षरत हैं। उन्हें अपने भविष्य में जो प्राप्त करना है उसे वर्तमान बहुत जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं। और वृद्ध अतीत के गौरव के संरक्षक, और वृद्ध यानी जो वृद्ध हो चुके हैं, उन्होंने प्राचीन काल में जो सजोए रखा था उसकी संरक्षा करना चाहते हैं, यानी जो उन्होंने कमाया था उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव शुभ रहता है, यानी इन दोनों की, नवयुवकों की और वृद्धों की इसी सोच के कारण उनका जो वर्तमान है वो हमेशा तनावयुक्त रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। और इसी प्रकार चूंकि नवयुवक जो हैं वो जीवन के लिए संघर्ष करना चाह रहे हैं अपने भविष्य के लिए, और जो वृद्ध हैं वो अपनी प्राचीन सभ्यता को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यानी जो प्राचीन बीते समय में उन्होंने जो किया उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो उससे जो वर्तमान काल है वह सुधारों का काल बना रहता है। उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में संकलित क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, जैसा आपको बताया है ऐसे ही लिखने का प्रयास करें। तरुण जीवन के संग्राम के अनुभव किस प्रकार से देखना चाहता है। तरुण जीवन के जो संघर्ष है, अपने भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए वे स्वप्न देखता है और उसमें वे प्रयास करता है कि वे जो उसे प्राप्त करना है भविष्य में वे उसे जल्द से जल्द प्राप्त कर ले। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल एकेडमिक स्टेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।